गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम आने वाली परीक्षाएं जैसे सीडीएस, एनडीए, असिस्टेंट कमांडेंट, यूपीएससी प्री तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य विज्ञान की क्लासेस चला रहे हैं। इसमें हम एनसीईआरटी की क्लास भी साथ में लेते चल रहे हैं, ठीक ना। तो आज के बढ़ते हैं हम आज के मोटिवेशनल कोटेज की तरफ। तो क्या कितना अच्छा लिखा है यहाँ, सच और अच्छाई के लिए पूरी दुनिया घूम लें। सच और अच्छाई के लिए पूरी दुनिया घूम लें। यदि वह हमारे अंदर नहीं है ना, तो फिर कहीं नहीं मिलेगी आपको सच ना अच्छाई, ठीक ना। इसको ध्यान रखना है। जब तक आपके अंदर सच्चाई और अच्छाई दोनों नहीं रहेंगी, तो आपको दुनिया में कहीं भी आपको ना सच्चाई लगेगी ना अच्छाई लगेगी। सब आपको क्या लगेगा, झूठा है और बुरा है। इसको बस ध्यान रखना है। आपके अंदर अगर अच्छाई रहेगी तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, और आपके अंदर अगर अच्छाई रहेगी तो आपके अंदर सब कुछ अच्छा ही लगेगा। तो बढ़ते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। क्या है हमारा आज का लेक्चर, तो देखते हैं। तो ये मैंने बताया कि हम थोड़ा एनसीईआरटी के बारे में थोड़ा ऊपर ऊपर का पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिखा है अवतल लेंस। अवतल लेंस वह लेंस होता है, क्या, अवतल लेंस वह लेंस होता है जिसके जो वो होते हैं कोण, जिसकी ये किनारे होती हैं। देख लीजिए यहाँ अवतल लेंस ये है, जिसकी ये किनारे जो होती हैं ये मोटी होती हैं, और बीच का जो तल होता है वो पतला होता है। क्या कहलाता है, अवतल लेंस। और अवतल दर्पण कैसा होता है, अवतल दर्पण का मतलब ये होता है कि वह दर्पण, देख लीजिए ऐसा दर्पण बनता है। अवतल दर्पण वह दर्पण कहलाता है जिसमें परावर्तक सतह बाहर की ओर हो। कैसा हो, परावर्तक सतह बाहर की हो, तो कौन सा दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अब इसके बाद आते हैं हम उत्तल लेंस की तरफ। तो उत्तल लेंस कैसा कहलाता है, ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस वह लेंस कहलाता है जिसकी जो केंद्र होता है वो मोटा होता है तथा उसकी किनारे क्या होती हैं, पतली होती हैं। क्या कहलाता है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस कहलाता है। दर्पण नहीं, सॉरी, ये लेंस नहीं, ये हाँ लेंस है, ये लेंस है, उत्तल लेंस है। दर्पण कैसा होता है, अवतल ऐसा दर्पण होता है। इसको ध्यान रखना है। ये जो है ये दिख रहा है जो, ये परावर्तक सतह होती है। क्या होती है, परावर्तक सतह है, ठीक ना। इसको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसके बाद लिखा है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब आप चाहे कोई दर्पण में देखें चाहे आप लेंस में देखें, तो जो उसके अंदर से गुजर कर बनने वाली बिंब क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। और बिंब क्या कहलाती है, एक रचना आकृति बिंब कहलाती है। इसको ध्यान रखना है। अब आवर्धक लेंस वह लेंस कहलाता है, जैसा कि आप लोगों ने कभी देखा होगा, हम दिखाई दे रहा थोड़ा आपको। आपने अभी ऐसा लेंस देखा है, वो एक अपन लिए रहते हैं ऐसा, और यहाँ बीच में अक्षर रखे रहते हैं, उनको बारे में अपन थोड़ा पढ़ते हैं उन अक्षरों को। ये कहलाता है कौन सा लेंस, आवर्धक लेंस कहलाता है। इसको ध्यान रखना है। अब इसके बाद लिखा है पश्च दृश्य दर्पण। क्या कहलाता है, जो पीछे की चीज़ों को हमें दिखा सके। जैसे कि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि मोटरसाइकिल में, वाहनों में, ठेलों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा लेंस लगा रहता है, तो कौन सा लेंस लगा रहता है, ये कौन सा है, ये उत्तल लेंस। इसको ध्यान रखना है। अब प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म वह त्रिकोणमितीय कांच का टुकड़ा होता है जिसमें प्रकाश गुजारने पर प्रकाश 7 रंगों में कैसा हो जाता है, विभक्त हो जाता है। तो अब विभक्त हो जाता है। अब आपसे पूछा जाता है 7 रंग कौन कौन से हैं। तो पहला रंग है बै, दूसरा है जा, तीसरा है नाम है बड़ी बैजानी हपी नाला। क्या है, बैजानी हपी नाला। इसको ध्यान रखना है, बैजानी हपी नाला, ठीक ना। बेजानी हपी नाला, ठीक ना। इसको ध्यान रखना, बेजानी हपी नाला। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, और जो, अब वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब कहलाता है जो एक रियलिटी में होता है। रियलिटी समझते हो आप लोग, जैसे आप लोग हो तो वो वास्तव में हो, ना कि पारभासी टाइप में। एनिमेशन वगैरह नहीं होता है वहाँ, रियल होता है। जैसा वो व्यक्ति रहेगा वैसे के वैसे ही वास्तविक कहलाता है, ठीक ना। तो अब देखते हैं आगे। अब सॉरी, तो अब इसके बाद लिखा है यहाँ प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बता दिया हमने। फिर इसके बाद लिखा है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण कैसा कहलाता है, गोलीय दर्पण वह दर्पण कहलाता है जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, गोलीय हो। और आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब कहलाता है जो वास्तविक ना हो। क्या हो, वास्तविक ना हो, केवल प्रतिबिंब दिख रहा हो लेकिन वो वास्तविक नहीं रहेगा, ठीक ना। इसको ध्यान रखना है। और आभासी प्रतिबिंब बता दिया मैंने। और अभिसारित क्या होता है, अपसारित क्या होता है, आपको सबसे पहले ये याद रखना है। तो अभिसारित वह लेंस कहला, अभिसारित वह चीज कहलाती है जो आप क्या करते हैं, अब देखा, अब बोलेंगे तो आपका मुंह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बंद की ओर। और अभी माने कि आप देखिए यहाँ जो अभी लिखा है, अप लिखा है, दिख रहा है यहाँ अप, आपका मतलब होता है मुंह बंद हो रहा है, और अभी का मतलब होता है मुंह खुलना, सीधी बात। तो जो जिस चीज का मुंह खुल रहा है, ये देख लीजिए यहाँ है, ये मुंह खुल रहा है, तो ये क्या है, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस है। और ये मुंह बंद हो रहा है तो कौन सा लेंस है, अपसारी लेंस है। इसको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो अब सबसे पहले आप ये देख लीजिए थोड़ा कि वर्ष 2003 को अंतरराष्ट्रीय अलवण जल वर्ष को मनाया गया था। अब इसको ये क्वेश्चन आईएमपी है,
अंतर्राष्ट्रीय आलवण जल वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? तो वर्ष 2003 को। किस वर्ष को कहा जाता है? 2003 को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आलवण जल वर्ष किस कहा जाता है? 2003 को कहा जाता है। अब आते हैं हम थोड़े दूसरे अध्याय की तरफ। दूसरा अध्याय है 16 अध्याय। इस 16 अध्याय में थोड़ा अपन जल के बारे में पढ़ लेंगे। जल क्या है, कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता। तो देख लीजिए जल क्या होता है। सबसे पहले मालूम तो आपको मालूम है जल का फॉर्मूला क्या होता है। जल का फॉर्मूला होता है H2O, अर्थात दो अणु जिसके काय के रहते हैं हाइड्रोजन के, और एक अणु रहता है ऑक्सीजन का, जल का वो बनाते हैं। तो अब जल आपको मालूम है पृथ्वी पर कितने % जल का उपयोग कर सकते हैं अपन? पृथ्वी पर केवल अपन 0.3% का ही उपयोग कर सकते हैं, और सारा जल कैसा है? खारा है, जिसके कारण हम उसे पी नहीं सकते। इसको ध्यान रखना है बस आपको विशेष तौर पर। अब देखिए बूंद सिंचाई व्यवस्था क्या होती है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे दिख रही है क्या है, ये बूंद सिंचाई परियोजना वो है व्यवस्था। इसमें क्या होती है, पाइप की नलियाँ डली रहती हैं और वो डायरेक्ट पेड़ के पास ही पानी बगराती है, ना कि सब जगह है, ठीक ना। और भौम जल वह जल कहलाता है जो हमें धरती से निकलता है। यहाँ उदाहरण देख लीजिए भौम जल के क्या है, देख लीजिए ये है भौम जल का उदाहरण, हैंडपम्प। यहाँ कहीं कुआं बना देते तो कुआं हो जाता, या विभिन्न प्रकार की नदी झील, ये क्या कहलाते हैं? भौम जल के उदाहरण हैं। आलवण जल वह जल कहलाता है जिसमें नमक की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो कौन सा पानी है अपने यहाँ नमक की मात्रा नहीं पाई जाती है? जो नल है, जो नदी का पानी रहता है वो आलवणीय जल होता है, ठीक ना। और आपको थोड़ा ये देखना होगा कि जल कैसे वो होता है, कैसे बरसता है, कैसे वापस धरती में जाता है। तो देख लीजिए सबसे पहले मज बॉल क्या लिखा है, फिर बाष्प, फिर संघनन, फिर लदवा, फिर नपोजन, अंतस्तन, फिर वर्षा। अब इसकी सीधी सीधी मैं बताऊं आपको, पहले वर्षा होती है। वर्षा होने के साथ नदी नालों में पानी जाता है। नदी नालों में जब धूप निकलती है तो नदी नालों से वर्षा बाष्प होकर ऊपर उड़ जाती है। उसके बाद ऊपर उड़ने के बाद क्या होता है कि जब वो वाष्प ऊपर जाकर संघनित हो जाती है, संघनित होकर वो बादलों द्वारा सब बस ससुक ली जाती है। उसके बाद बादल आते हैं और बादल वर्षा करा देते हैं, ठीक ना। इसको ध्यान रखना है। अब ये बहुत IMP थॉट था। इस क्वेश्चन अभी CD असिस्टेंट कमांडेंट में भी आया था और CDS में भी आया था, इसको विशेष ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्षा सबसे कम होती है और सबसे ज्यादा होती है। तो बस आपको अच्छे से ध्यान रखना है और देख लेना इसमें आपको क्या लिखा है। इसमें थोड़ा आपको थोड़े राज्य मालूम होना चाहिए, जब ही आप इस मैप को समझ सकते हैं, ठीक ना। तो बढ़ते हैं हम आज की तरफ। इसके सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो चीरापूंजी है मानेसराम, यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और यहाँ जो जोधपुर है यहाँ सबसे कम होती है। लेकिन जो और इलाके हैं उनके बारे में भी थोड़ी आपको जानकारी रखनी है। यहाँ पे जो चीरापूंजी है वहाँ सबसे कम ज़्यादा, और यहाँ पे सबसे कम, ठीक है, इसको ध्यान रखना। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। हाँ, तो अब हम लूसेंट साइंस की तरफ आते हैं। लूसेंट साइंस में हम पढ़ रहे थे, आखिर आखिर तक हमने पढ़ा था वायुमंडलीय दाब। तो अब क्या है आखिर सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति कैसी होती है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इन सब के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। तो सरल आवर्त गति, जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में, क्या लिखा है, जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है, एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है, तो उस स्थिति को या उसकी गति को आवर्त गति कहते हैं। यह निश्चित समय अंतराल आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? निश्चित समय अंतराल आवर्तकाल कहलाता है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है इसका ऐसा ही मात्रक? हर्ट्ज, ठीक ना, इसको ध्यान रखना है। इसका ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। और इसके 1 सेकंड में क्या लिखा है, इसके 1 सेकंड में वह नहीं है, वह अपनी गति को जितनी बार दोहराता है, 1 सेकंड में वह अपनी गति को जितनी बार दोहराता है वह उसका क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? आवृत्ति। 1 सेकंड में जब वह जितनी बार दोहराता है उसके उसकी आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। क्या होता है आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक? हर्ट्ज होता है। बस आपको यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है कि आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ये सॉरी यहाँ पेन बदल लें थोड़ा। हाँ, ये है आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। और इसके आवृत्ति आवर्त गति कहते हैं, और इसे आवृत्ति कहते हैं, ठीक ना, इसको ध्यान रखना है। अब बढ़िए थोड़ा आगे की तरफ। क्या बोलता है सवाल कि ठीक है, सही है। हाँ, तो सरल आवर्त गति क्या होती है इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में मध्यमान स्थिति के इधर उधर इस प्रकार की गति करे कि वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो, तो इसकी गति सरल आवर्त गति
कहलाती है। क्या कहलाती है उसकी गति? सरल आवर्त गति कहलाती है। इसको ध्यान रखना है, ठीक ना। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, एक बार और इसका रिवीजन करवा दें। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में या पर मध्यमान स्थिति के इधर उधर इस प्रकार गति करे, इधर उधर इस प्रकार गति करे कि वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो तो उसकी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। इसको बस ध्यान रखना, थोड़ा अच्छे से पढ़ते जाना है, नहीं तो आप भूल जाएंगे, ठीक ना। तो ये मिटा दें थोड़ा। हाँ, अब देखिए तो सरल आवर्त गति की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो सरल आवर्त गति करने वाला पिंड, कांड नहीं है ना, सॉरी गलत लिखा गया, ये क्या है? पिंड है। क्या है? पिंड। यहाँ देख लीजिए, पिंड है। क्या है? पिंड। मिटा दीजिए, रुको, सॉरी, पेन से लिख दे रहे हैं हम आपके लिए। यहाँ क्या है? पिंड है। क्या है? ये कांड नहीं है यार, सॉरी यार, 2 मिनट। हाँ ठीक, चलो छोड़ो, ठीक ना। तो यहाँ क्या है? सरल आवर्त गति करने वाला कोई पिंड, क्या लिखा है? सरल आवर्त गति करने वाला कण। क्या है? कोई कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो, जब कोई पिंड अगर गुजर रहा है तो उसकी क्या क्या विशेषता है, वो विशेषता देख लीजिए। पहली विशेषता क्या है? उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, क्योंकि ये यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसके अच्छे से पढ़िए आप थोड़ा। उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, कब? जब वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में है। दूसरी बात, उसका त्वरण शून्य होता है। कैसा होता है उसका त्वरण? शून्य होता है। तीसरा, वेग अधिकतम होता है। कैसा होता है उसका वेग? अधिकतम होता है। चौथा है गतिज ऊर्जा क्या होती है उसकी? अधिकतम होती है। पांचवा है उसका स्थितिज ऊर्जा क्या होती है उसकी? शून्य होती है। इसको विशेष ध्यान रखना, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है उसकी? शून्य होती है। अब देखिए थोड़ा, जब सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जो कण है, जब अपनी गति की अंतिम बिंदु जैसे कि वो अपने स्थान पर पहुंचने वाला, जैसे उस एरोप्लेन उड़ता है तो जब एरोप्लेन उड़ेगा तो उसका शून्य रहेगा, लेकिन जब वो नीचे लैंड करने वाला होगा तो उसका वेग क्या होगा, उसकी ये सब देख लीजिए। तो उनका त्वरण क्या होगा? अधिकतम होगा। त्वरण कैसा होगा? अधिकतम होगा। अब सबसे पहले आपको ये मालूम चाहिए त्वरण क्या है, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब देखिए बात दूसरी क्या लिखा है, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है। क्या होता है? उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है। अब देखिए तीसरे नंबर पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा शून्य होती है। इसको भी ध्यान रखना है आपको। अब चौथे नंबर पर क्या आता है? स्थितिज ऊर्जा क्या होती है उसकी? अधिकतम होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। अब उसका वेग क्या होता है? वेग बिल्कुल समाप्त हो जाता है, क्योंकि जब वो एरोप्लेन नीचे उतरेगा तो आपको मालूम है कि वो रुकेगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो अब पढ़ते हैं हम थोड़ा, सरल आवर्त गति का समीकरण क्या होता है, कैसे, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। तो सरल आवर्त गति का समीकरण क्या है? यदि किसी क्षण कण की साम्य स्थिति से विस्थापित y हो, तो साम्य स्थिति से विस्थापित क्या हो? y हो, तो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जहां ए बराबर आयाम, ओमेगा बराबर कोणीय वेग है। ए बराबर आयाम और ओमेगा बराबर कोणीय वेग है। तो अब देख लीजिए थोड़ा, वेग बराबर क्या होता है? v बराबर डी यू अपॉन डी टी। वेग बराबर डी यू अपॉन डी टी, और बराबर क्या होता है? ओमेगा रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और त्वरण एक्सक्लेरेशन मीन्स होता है ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, जहां ऋण चिन्ह क्या बताता है कि त्वरण विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो त्वरण भर में कैसा कार्य करता है? विस्थापन की विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसको भी ध्यान रखना है आपको। तो आपको सीधी बात, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ बस उसको अच्छे से पढ़ते जाइए, समझते जाइए और लिखते जाइए। जो चीज़ आपको समझ में ना आए उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपकी जो कमेंट है उसको मैं आपको सॉल्यूशन कर सकता हूँ, लाइव पढ़ा सकता हूँ आपको, ठीक ना। तो आज का था हमारा ये लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और उस बच्चे के पास अवश्य शेयर करें जो बच्चा कोचिंग नहीं जाता है। तो मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में। थैंक यू।